स्वागत है आप सभी का 10 कदम बाद ट्वीट में। और पैनल हमारे साथ स्क्रीन पे है 10 कदम बाद ट्वीट का। प्रकाश का बसर, प्रशांत सावंत जी पिछले कार्यक्रम से यहाँ भी शिरकत करेंगे। नीलेश जैन, सुदीप शाह फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे टेक्निकल से। और वैभव सांघवी आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ रहेंगे। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा भी इस बातचीत में। बाजार में अभी तक क्या हुआ? अटिपिकल एक्सपायरी डे जो कंपल्शंस होती हैं इंडेक्स उसको आई थिंक निभाते हुए आज का पहला कॉल राइटर्स का जोन 22,700 अभी तक हमने स्ट्राइक किया। कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स का कंट्रीब्यूशन था, फॉर इंस्टेंस रिलायंस, बट पार नहीं हुआ अब तक। अभी हम डे लो की ट्रेजेक्ट्री के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि बहुत छोटी सी ट्रेजेक्ट्री है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 48,856। हालांकि 48,856 के प्राइस पर आने से पहले इसने एक डिप लिया, बहुत अच्छा डिप टुवर्ड्स बेस 1, और उसके बाद ऑलमोस्ट RS1 के आसपास जाके सिंक हो गया। तो इंडिसेस अपने आज ऑप्शन राइटर्स के जोन में ट्रेड करते हुए। चलिए अभी काम करते हैं, कॉल से बातचीत करनी शुरू करते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग। फ्रेश पर्सपेक्टिव आप ही का है इस वक्त कार्यक्रम में, आपके दो ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग, नमस्कार वीरू जी। मेरा पहला ट्रेड है MCX पर। हमने देखा है कि जो हिसाब से मोमेंटम ये स्टॉक में पिछले एक दो सेशन से वापस आया है, और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमने देखा था 1 अप्रैल से लेके स्टॉक 3520 और 3620 के बीच में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट फिर भी 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। और कल के सेशन में स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और आज फॉलो अप मूव भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सभी बॉक्सेस टिक हो रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा है 3790 के स्टॉप लॉस से 4050 के टारगेट के लिए 2 से 3 सत्र में मुझे लग रहा है MCX में हमें खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर में भी हमने देखा है पिछले 7-8 सेशन से ग्रेजुअल अपमूव जो हम देख रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रही है। स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, और साथ ही साथ जो पिछले एक स्विंग हाई स्टॉक ने 7 मार्च को 433 के करीब बनाया था, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है मे भी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, कंसोलिडेट कर सकता है ये पिछले कुछ दिनों के अपमूव के बाद। पर ओवरऑल एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा बन रहा है। 425 के स्टॉप लॉस से यदि हम इसे बाय करें तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे 455 460 के लेवल्स आने वाले कुछ 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लग रहा है टाटा पावर में आ सकते हैं। ओके, ये फिलहाल ट्रेड्स जो आप सुदीप की तरफ से देख रहे हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दोनों ही खरीदारी के स्टॉक्स है। सबसे पहले कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकोर, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह है। क्लोज टू 2% फ्रेश हुआ है, यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ टेक्निकली यहाँ पे अगर देखें तो 50 DMA के ऊपर ये काउंटर निकल चुका है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पे 965 985 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का 925 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के कॉनकोर में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट 965 का होगा, दूसरा टारगेट 985 का होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा स्टॉक रडार पे आ रहा है वो है टाटा केमिकल। ओवरऑल केमिकल बास्केट में ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। काफी शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्डअप हुए थे, तो शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे होती नजर आ रही है। तो ऊपरी स्तरों पर 1185 एंड 1200 ये दो टारगेट होंगे टाटा केमिकल के। करंट लेवल पर इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1142 का स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। ओके, टाटा केमिकल, इस पे हम अभी पिछले कार्यक्रम में हफ्ता में बात कर ही रहे थे। नाउ इज अ डे हाई, बहुत अच्छी अगर आप देखें स्पॉटिंग थी वो, और अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स? मेरे दो ट्रेड, आई थिंक मुझे BHEL पसंद है। 262 पर ट्रेड करा है, 258 का कोई स्टॉप लगा चले। आते दिनों में अब 270 का ये टारगेट है, वहां तक मेरे ख्याल से जोन तक जाना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, आई थिंक वो है बायोकॉन। बायोकॉन में भी एक मूव चल रहा है, एक अच्छा बेस बना है, उसके बाद एक अप मूव मिला है। 277 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 274 का, ज्यादा नहीं, 3 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 285 के नजर आते हैं। 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए। बायोकॉन सेफ अ बेट। ओके, तो ये फिलहाल गाबा जी ने बायोकॉन पिक किया जो कुछ देर पहले हम डिस्कस कर भी रहे थे, और दूसरा ऑफ कोर्स भेल है। प्रशांत, बताइए आपके लिए कौन से नए ट्रेड्स हैं? तो हर्षा जी, यहाँ पे एक पहला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो होगा आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 692 692, और जो टारगेट होगा वो होगा 730 730 का।
और अगला स्टॉक होगा, मुझे लग रहा है काफी दिनों बाद कोल इंडिया में अच्छा प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 440 का स्टॉप लॉस रख के 465 465 का टारगेट हम देख सकते हैं। तो कोल इंडिया और आरती इंडस्ट्रीज ये दो मेरे पिक्स होंगे। ओके, इस बीच हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में वैभव सांघवी जुड़ चुके हैं इस वक्त। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक स्ट्रॉन्ग मूव इंडस्ट्रीज में, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में। अभी तक सिर्फ इस अर्निंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले एक गुंजाइश थोड़ी सी रह गई है, और वो है कि निफ्टी आईटी नहीं चल रहा है। आईटी स्टॉक्स में काफ़ी हैमरिंग हो रही है। आपका आईटी पे सेंस, अर्निंग स्टार्ट होने से, सेशन शुरू होने से पहले आपका आईटी पे व्यू इस वक्त? क्यों वीरेंद्र, आई थिंक मार्केट में जैसे आपने कहा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है ऑन एन ओवरऑल बेसिस। और जब हम आईटी सेक्टर ऑन एन ओवरऑल बेसिस की बात करते हैं तो एक आध दो फैक्टर हमें ध्यान रखनी चाहिए। वन कि अर्निंग सीजन आई थिंक बस शुरू होने को ही है, स्पेशली फ्रॉम एन आईटी सेक्टर पर्सपेक्टिव। एंड दूसरा कि टिल नाउ जनरल कमेंट्री ऑन द बिजनेस काफी वीक रही है। ये एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स वीकिश आएंगे या गाइडेंस वीक रहेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट हमारा व्यू है कि आई थिंक कि ये क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर आई थिंक हम बॉटम आउट कर सकते हैं फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टर पर्सपेक्टिव। ये साथ में जहन में रखना चाहिए कि फ्रॉम अ यूएस पर्सपेक्टिव आई थिंक इकोनॉमी फार मोर रेजिलिएंट है। जो हमें एक फियर था कि अगर यूएस इकोनॉमी क्रैश होती है तो सब्सिक्वेंट आईटी स्पेंडिंग भी काफ़ी वीक रहेगी, वो हमें नहीं दिख रहा है कि उतनी खराब हो सकती है। और इसी के कारण हमें लगता है कि एज अगेंस्ट दी एक्सपेक्टेशंस पॉसिबिलिटी है कि नंबर्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं। सो ये क्वार्टर्स के नंबर आने चाहिए और वहां से स्टेबलाइजेशन होने के बाद हम रिकवरी देख सकते हैं ये पूरे सेक्टर में। तो ये फिलहाल आप टेक्नोलॉजी पर राय रख रहे हैं, लेकिन वैभव, इस समय जहां पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल आया हुआ है वो क्लियरली मेटल कंपनियां हैं। कुछ देर पहले ही हम वो अपडेट सुन रहे थे कि फिच ने दरअसल चाइना की रेटिंग थोड़ी सी कम की है। चाइना से क्या संकेत मिल रहे हैं इस समय, और उसे कैसे तार जोड़ने चाहिए इस पूरी मेटल्स रैली से? इफ एट ऑल वहां पर इकोनॉमी में थोड़ी सी भी नरमी आती है, ये क्या फिर से स्पाइरल डाउन करने लगेंगे काउंटर्स? आई थिंक जैसे आपने कहा कि फ्रॉम चाइना रीसेंट नंबर्स ऑन द पीएमआई आईएसएम थोड़े पॉजिटिव आए थे और एक होप बना रहा है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस यहाँ पे रिकवरी हो सकती है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, आई मीन आफ्टर लॉट ऑफ स्टिमुलस। साथों साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एज कंपेयर टू जब हम 6 महीने के पहले ग्लोबल इकोनॉमी में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी ग्रोथ दरें या डिक्रीज होंगी, वो उस कंपैरिजन में नहीं हो रही है। सो विच मीन्स कि ग्लोबल इकोनॉमी एज एक्सपेक्टेड थोड़ी ज्यादा रेजिलिएंट है और उसके कारण हम देख रहे हैं कि टैक्टिकल बेसिस पे मेटल प्राइसेस में काइंड ऑफ रिकवरी हो रही है। एट द सेम टाइम खास करके लिस्टेड मेटल प्राइसेस में आप एल्यूमिनियम पकड़े या गोल्ड और प्रेशियस मेटल पकड़े, गोल्ड सिल्वर, उसमें भी ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। सो जो शॉर्टर टर्म मोमेंटम हम देख रहे हैं प्रोबेबली वो टैक्टिकल ट्रेड है। अगर आप हमें पूछे कि वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम देख सकते हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अनलाइकली। टैक्टिकली ट्रेड करें, दैट इज बेटर। अच्छा वैभव जी, इस एविएशन, टूर्स, ट्रेवल, इस थीम में जो था सब डिलीवर कर रहा है। लुक एट इंडिगो एट ऑल टाइम हाई, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। लेमन ट्री का ये हाल है कि रोज़ बरोज़ एक शहर में एक वो होटल खोल रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों का कन्विक्शन, स्पेशली इस छुट्टियों के सीज़न के मद्देनज़र, ये क्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता भी है इनके लिए, और कोई खास प्रेफर्ड स्पेस इसी में बास्केट में? वीरेंद्र, आई थिंक एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड हम देख रहे हैं फ्रॉम अ कंजम्पशन पैटर्न पर्सपेक्टिव। जो ओवरऑल बेसिस पे हम देख रहे थे कि लार्जर स्पेंडिंग कंज्यूमर स्टेपल्स या डिस्क्रिशनरी में जनरली होता था फ्रॉम अ ड्यूरेबल्स पर्सपेक्टिव,
ये एक नया मोड है जहाँ पे जो राइजिंग एस्पिरेशंस ऑफ द पॉपुलेशन, सोशल मीडिया एक चेंज ला रहा है कि सबको एक्सपीरियंसेस में स्पेंड करना है। तो जब हम एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं तो ट्रैवल एंड टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ इंक्रीमेंटल कंज्यूमर स्पेंडिंग काफ़ी हो रही है। और जब हम ट्रैवल टूरिज्म की बात करें तो आई थिंक जिस हिसाब से पुश मिला है बोथ ऑन द स्पिरिचुअल टूरिज्म और लीजर टूरिज्म में, हमें लगता है कि ये सेक्टर में आई थिंक देयर आर सेक्युलर ट्रेंड्स कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है। आई थिंक वो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है और ये परफॉर्म करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप कौन से भी सेगमेंट पकड़िए, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इट इज होटल्स, या any ancillary sector from a tourism perspective, I think वो from a medium to long term perspective momentum बरकरार रखेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन फिर आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा? वो होटल कंपनियां जहां पर क्लियरली स्केल देखने को मिल रहा है, या फिर एविएशन स्टॉक्स वैभव जहां पर फिर से शायद ये विस्तारा की क्राइसिस के चलते इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ने वाला है? See, if you ask me कि होटल्स और एयरलाइंस में प्रेफरेंसेस, तो मेरा प्रेफरेंस होटल्स में रहेगा क्योंकि वन के यस दोनों बिजनेस मॉडल्स ऐसे हैं कि जहां ऑपरेटिंग लेवरेज का इफेक्ट काफी अच्छा आ सकता है इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टार्ट्स इंप्रूविंग। बट एक बड़ा वेरिएबल फ्रॉम एन एयरलाइंस कंपनी इज क्रूड ऑयल। सो अगर क्रूड अगर स्ट्रांग होते जा रहा है तो आई थिंक उसमें उनके मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर हो सकता है बिकॉज बड़ा एलिमेंट ऑफ देयर कॉस्ट इज काइंड ऑफ क्रूड। सो इन दैट सेंस आई थिंक होटल्स इज मच मोर प्रेफरेबल बिकॉज एसेट्स हैं और जैसे ही ऑक्यूपेंसी बढ़ती है और रूम रेट्स बढ़ते हैं स्ट्रेट इफेक्ट आती है बॉटम लाइन में, और वही हम एक्चुअली देख रहे हैं। सो वो वहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा। अच्छा वैभव जी, जो मैंने पहला प्रश्न आपसे पूछा था आई मीन रिगार्डिंग आईटी, इसी अर्निंग सीजन के मद्देनज़र और आपने जो क्वार्टरली अपडेट्स अब तक पीएसयू बैंकों के देखे या फिर एचडीएफसी बैंक का देखा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के प्रोस्पेक्टिव से अभी बेटर चेस करने लायक क्या लग रहा है? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग में तो हालांकि स्पेस है चेस करने का अभी भी, बट मोर और लेस सारे पीएसयू बैंकिंग बास्केट 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बेटर क्या है चेस करने लायक इस वक्त? आई थिंक एक ध्यान में रखना चाहिए कि जो वैल्यूएशन डिफरेंशियल पहले पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में हुआ करता था, आई थिंक वो लार्जली कंप्रेस हुआ है बहुत, आई मीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वो पूरा कंप्रेस हो चुका है, बट जनरली यू विल सी कि प्राइवेट बैंक्स थोड़ा तो एटलीस्ट प्रीमियम में चलेंगे एज कंपेयर टू द PSU banks, unless there is a structural reform on the PSU bank itself, but which is at this point in time वो मैं guess नहीं करूंगा। So प्राइवेट बैंक्स में डेफिनेटली थोड़ा प्रेफरेंस रहेगा, बट फ्रॉम एन ओवरऑल बैंकिंग स्पेस हमारा व्यू ये है कि हम ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं वहाँ जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मार्जिन हम देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम देखते हैं कि वो पीक पे चल रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ पीक पे चल रहा है, और एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटीज ऑलरेडी आ चुकी है फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव। अगर यहाँ से कोई भी एक सेगमेंट वीक होता है तो हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग एस्टिमेट प्रोबेबली आ सकते हैं ऑन द नेगेटिव साइड। सो व्हाइल विद इन द सेक्टर हम प्राइवेट बैंक्स प्रोबेबली देखेंगे एज कंपेयर टू पीएसयू बैंक, बट फ्रॉम एन ओवरऑल बैंकिंग पर्सपेक्टिव हम क्वाइट न्यूट्रलिश है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये न्यू इकोनॉमी कंपनियों पर आपकी क्या राय बन रही है इस समय? आज हम देख रहे हैं, इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जोमेटो बहुत तगड़ा मूव दिखा रहा है, और जहां पर इनके फूड डिलीवरी ऑपरेशंस में ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली थी। एवरीवन इज बैंकिंग कि इनकी ब्लिंकिट के ऑपरेशंस भी उसी तरह का मुनाफा जल्द कमाते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर जेप्टो के वैल्यूएशंस भी लगातार इनका जो कॉम्पिटिटर है बढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी एक वैल्यूएशन कैचअप होने के आसार हैं। दूसरी तरफ पीबी फिनटेक, जहां पर ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसा बड़ा प्लेयर जो इतने सालों तक दूर था इस प्लेटफॉर्म से, उनके साथ करार कर लिया है। इनमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी है क्या आपने लेटली? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक ये स्पेस पूरे टेक स्पेस अगर हम कहते हैं कंज्यूमर टेक इन दैट सेंस,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके हमें लगता है कि ये स्पेस में फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव काफी एक्साइटमेंट हो सकती है। हाँ, शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स, उनके बिजनेस मॉडल में चेंजेस वो रहेंगे, बट इधर बैंक करना है ऑन अ साउंड मैनेजमेंट, और बैंक करना है कि अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ कंज्यूमर्स कितनी बड़ी है ऑन एन ओवरऑल बेसिस फॉर लॉन्ग टर्म। बिजनेस मॉडल्स विल इवॉल्व, बट अगर हम ये दो चीज पकड़ के लॉन्ग टर्म बेट ढूंढ के निकालते हैं तो प्रॉबेबली यहाँ स्मॉलर एलोकेशन बनता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। Of course, I'm not naming individual stocks, but from an overall basket, I think attractiveness, रहेगी from a portfolio perspective. ओके प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पे, सभी सेक्टर्स पे अपने मत रखा इस अर्निंग सीजन के किक स्टार्ट होने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब चलते हैं यहाँ से अगली कड़ी में आज का 10 कदमदार ट्रेड की, और वो है राहुल शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज उनसे थोड़ा सा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, और ये अप्रैल की सीरीज जिसका अभी सब्सटेंशियल पार्ट बाकी है, इंडेक्स पर स्टॉक्स पे आउटलुक क्या बन रहा है, सो बात करते हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राहुल जी, पहले तो इंडेक्स पर आपकी रीडिंग समझना चाहूँगा। इंडेक्स पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्शन है ऑन द डाउन साइड और हाई साइड पे, निफ्टी बैंक? जी नमस्कार वीरेंद्र जी। देखिए इंडेक्स में रेंज बाउंड है निफ्टी के अंदर 22,800 ऊपर में, 22,500 नीचे में। ये रेंज में ब्रॉडली आई थिंक निफ्टी प्ले आउट होता दिख रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। और जहां तक मंथली सेटअप है 23,000 आने की पूरी की पूरी संभावना है। तो निफ्टी के अंदर सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट जो आउट परफॉर्मेंस है वो बैंकिंग से है। सो बहुत दिनों बाद बैंकिंग में हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी जो है वो एक ब्रेकआउट दे चुका है 48,000 के ऊपर, और ये ब्रेकआउट का जो टारगेट्स है 49,500 से लेके 50,000 तक ऊपर में देखने को मिल सकता है। पीएसयू बैंक तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन अब पिछले 2-3 सेशन में प्राइवेट बैंक्स में भी ट्रैक्शन बिल्डअप होना चालू हुआ है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक में रैली शुरू हुई, उसके बाद में एक्सिस और आईसीआईसीआई में हमने देखा है कि एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो क्लियरली मूड और माहौल दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में 49,500 से लेकर 50,000 यानी कि जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़ा जो लेवल है, बड़ा आंकड़ा जो है वो बैंक निफ्टी में अप्रैल सीरीज में देखने को मिल सकता है। निफ्टी में आई थिंक बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। अगर 22,600 22,550 के आसपास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल होते हैं, और मंथ एंड तक हमें लगता है 23,000 तक के लेवल्स निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। ओके तो ये फिलहाल निफ्टी पर रुझान। और निफ्टी बैंक को कैसे ट्रेड किया जाए, क्योंकि वहां पर भी अब फाइनली एचडीएफसी बैंक जागा है, पार्टिसिपेट करने लगा है। जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी में या तो आप सिंपली फ्यूचर्स बाय करके यहाँ पर पोजिशनल बेसिस पर चल सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि 49,500 के जो कॉल ऑप्शंस हैं मंथली एक्सपायरी के, उन्हें बाय करके चले। पोजिशनल बेसिस पर हमें लगता है कि एक मोमेंटम मूव यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है। Q4 नंबर्स परसों से चालू होंगे, कहीं ना कहीं ये ट्रैक्शन देगा मार्केट्स को। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट बैंक के नंबर्स होंगे खास करके इस क्वार्टर के, वो एक्सपेक्टेशन से बढ़िया आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा यहाँ पर बैंक निफ्टी को और मोमेंटम प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शंस लेके चलिए बैंक निफ्टी के अंदर। पोजिशनली हमें लगता है कि 1000 पॉइंट की रैली इन लेवल से देखने को मिल सकती है कम से कम। ओके अच्छा राहुल जी, जब आप इतने बुलिश हैं निफ्टी बैंक पे और इतने आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस कर रहे हैं, अगर इसी तेजी को स्पॉन्सर करने वाले मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से होंगे, तो वो कौन कौन है, प्राथमिकता किस पर है आपकी? दो स्टॉक फ्यूचर्स जो कि इस अपस्विंग में सबसे स्ट्रॉन्ग तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखिए एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक ने कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिया, और ये काफी साइडवे सेटअप था। साइडवे सेटअप से जब भी स्टॉक्स निकलते तो एक तरह से ऑर्बिट चेंज करते, गियर्स शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है 1200 रुपए तक के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छा यहाँ पर एक मोमेंटम वाला मूव प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। जहां तक एक्सिस बैंक का सवाल है, एक्सिस बैंक में भी एक तरह से राउंडिंग बॉटम बना है। 50 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने निकाल दिया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1150 तक के लेवल्स एक्सिस बैंक में भी बनने चाहिए। तो आईसीआईसीआई और एक्सिस ये हमारे टॉप पिक्स है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। पीएसयू बैंक में सबसे कंफर्टिंग सेटअप जो हमें दिखाई देता है वो है एसबीआई का।
एसबीआई में देखिए एक बड़ा मूव, एक अच्छा मूव देखा हमने महीने की स्टार्ट में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोगों का सेटअप अभी भी इंटैक्ट है और हमें लगता है 800 रुपए तक के मूव एसबीआई में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स है बैंकिंग क्षेत्र से जो एक तरह से बैंक निफ्टी की रैली को फ्यूल करेंगे और हमें लगता है कि जो एक एक्सपेक्टेशन मार्केट बिल्ड करेगा Q4 नंबर्स को लेके, तो एंटीसिपेशन में भी यहाँ पर एक रैली आती दिख सकती है और अगर नंबर्स में कुछ सरप्राइज रहता है तो आई थिंक एक बड़ा डिसाइसिव मूव भी देखने को मिल सकता है। राहुल जी, ये मेटल्स में क्रीम निकल चुकी है, यानी तेजी का एक बड़ा हिस्सा बाजार ऑलरेडी खेल चुका है, फिर आपको लगता है कि नहीं अभी तेजी और बाकी है, और वो तेजी आप किन स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए खेलेंगे? नहीं वीरू जी, बिल्कुल क्रीम नहीं निकली है। इनफैक्ट मेटल्स साइक्लिकल प्ले होता है और एक तरह से ये महीने में मेटल्स मोमेंटम जोन में आ चुके हैं। मुझे लगता है कि और भी अपसाइड आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मेटल्स में, मेटल इंडेक्स में रैली बरकरार है और इसमें कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर प्ले किया जा सकता है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इनमें से कुछ स्टॉक्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूं लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है। सेल में लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक राउंडिंग बॉटम है, मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा बॉटम यहाँ पर बना हुआ है जिसके प्रोजेक्टेड टारगेट्स तकरीबन 200 रुपए तक आते हैं। तो मुझे लगता है कि पीएसयू प्लस मेटल का जो कॉम्बिनेशन है काफी बेहतरीन प्ले आउट कर सकता है। स्टॉक बैंड में जरूर जाता आता रहता है तो थोड़ा सा रुक रुक के चलता है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में व्यू लेके चले, अगर आप 6 महीने प्लस का व्यू लेके चले तो सेल में यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। ट्रेडर्स को यहाँ पर आई थिंक नाल्को में फोकस करना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम में हमें काफी अच्छा मजबूती, स्ट्रेंथ देखने को मिली है और हमें लगता है कि ये जो करंट रैली है तकरीबन लाइक जो 200 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करता हुआ दिख सकता है नाल्को के अंदर। तो शॉर्ट टर्म के लिए नाल्को बाय करके चला जा सकता है, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक पोजिशनली आपको डिलीवरी में बाय करके चलना है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक है मेटल्स में से। ओके, सेल आपका टॉपिक है। अच्छा राहुल जी, इस सीरीज में एक बात तो अच्छी थी कि बहुत सारे वो स्टॉक्स जो कि ओवरहीटेड थे उनमें एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ मार्च के सेकेंड हाफ में हुई थी। मैं उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहूँगा OMCs, HPCL, BPCL, IOC। अब इन्होंने इस सीरीज के शुरुआत से ही एक स्विंग ऊपर की तरफ जनरेट करना शुरू करा। थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव स्पेस है ये, और आपका सेंस क्या कह रहा है, कैसे प्ले करेंगे आप OMCs को इस वक्त? जी हाँ, देखिए जो वीक हैंड्स थे इन स्टॉक में से बाहर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो आज का मूव है यहाँ पर कन्विक्शन दिला रहा है हमें कि एक नया लेग ऑफ अप्रूव शुरू हो सकता है। इस क्षेत्र में से जो टॉपिक है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC है। IOC में लाइक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है, साथ में जो पिछले 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है हमें। तो मुझे लगता है 190 तक के मूव आपको IOC में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 180 तक का लेवल और महीने के एंड तक मुझे लगता है कि इवेंचुअली 190 तक का मूव यहाँ पर IOC में आता हुआ दिखेगा। तो IOC को बाय करके चलिए। यहाँ पर एक 168 का छोटा स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। कल का जो लो था मेरे हिसाब से एक डिसाइसिव लो, और यहाँ से जो एक रैली शुरू हुई है मेरे हिसाब से ब्रेकआउट में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस है। तो OMCs में आई थिंक खास करके एक पॉज के बाद जो है कि यहाँ पर रैली बनी है तो एक तरह से कहीं ना कहीं बुल्स का जो पलड़ा रहेगा यहाँ पर भारी होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट क्योंकि हम ऑयल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एक बार मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करना चाहती हूँ। ये काउंटर जहाँ पर कोशिश तो हो रही है कि फिर 3000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। आज का दिन 2960 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके लिए जब आप अपना चार्ट खोलते हैं क्या सिग्नल मिल रहा है, किस तरफ का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा रिलायंस में फॉर द रेस्ट ऑफ द सीरीज? जी देखिए, रिलायंस में थोड़ा यहाँ पर जो चार्ट्स है वो साइडवेज सिग्नल जरूर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक रीजन ढूंढ रहा है। वॉल्यूम्स में भी काफी डिप देखने को मिला है पिछले 4-5 सेशन में, तो एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक का जो हायर लो सेटअप है, जो बड़े चार्ट्स है उनमें अभी भी इंटैक्ट है। और अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो एक बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर सेटअप है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है और कंटिन्यूएशन का जो ब्रेकआउट है हमें तकरीबन देखने मिलेगा 3000 के लेवल के आसपास। तो आई थिंक अभी अक्यूमुलेशन मोड में रखा जा सकता है स्टॉक को। 3000 जैसे ही निकलता है आई थिंक मोमेंटम मूव यहाँ पर शुरू होगा और हमें लगता है कि तकरीबन 3150 तक के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा मुंबई इंडियंस टीम की जैसे इनकी हालत है, बट आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे ये महीना प्रोग्रेस होगा
मोमेंटम मेरे हिसाब से पिक होता हुआ दिख सकता है। अच्छा राहुल जी, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, एफएमसीजी बास्केट में बहुत कुछ फंसा सा है। आप एचयूएल को देखिए, आप आईटीसी को देखिए, आप गोदरेज सीपी को देखिए, आप ब्रिटानिया मेरे स्कीम पे बात करते करते इस वक्त मेरे ख्याल से एक स्विंग दे रहा है। अदरवाइज बहुत कुछ अगर आप देखें तो फंसा सा है। ब्रिटानिया डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ कोई, इनफैक्ट ब्रिटानिया अब मेरे ख्याल से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है, कोई शॉर्ट या फिर लॉन्ग इस स्पेस में? आई थिंक शॉर्ट का ही ध्यान रहेगा क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स काफी स्ट्रगल कर रहा है और एक ब्रेकडाउन हमें ब्रिटानिया में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटा है, इसके अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा सेटअप भी है। मेरे हिसाब से 4600 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट बायस के साथ यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अगर मैं फ्यूचर्स के हिसाब से बात करूं तो 4850 का स्टॉप लॉस रहेगा और तकरीबन 150 पॉइंट तक की डाउनसाइड यहाँ पर आते हुए दिख सकती है। तो बेरिश व्यू लेके चलिए। जहां तक आई थिंक थोड़ा एक कॉन्ट्रारी व्यू लेना है, आई थिंक आईटीसी में एक थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि सेटअप इंप्रूव होता दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के अप्रोच लेके चली जा सकती है क्योंकि सेक्टर थोड़ा सा पेचीदा है। आईटीसी में हायर हाई लो का सेटअप इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि तकरीबन 432 का लेवल निकलने पे मेरे हिसाब से एक बड़ा मूव यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। तो आईटीसी में लॉन्ग और ब्रिटानिया में शॉर्ट, आई थिंक ये स्ट्रेटजी यहाँ पर एफएमसीजी में अप्लाई की जा सकती है। ओके, तो ये था एफएमसीजी पे आपका टेक। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडेक्स फ्यूचर्स पे अपनी टिप्पणी करी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स 22702 और 48,884 बाजार और इंडेक्स अभी भी थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पड़ा हुआ है। मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, केमिकल्स पे हमारा डिस्कशन हुआ था कुछ देर पहले, टाटा केमिकल्स पे बात भी हुई। इस वक्त केमिकल्स पूरी तरीके से कैपिटलाइज करता हुआ, टाटा केमिकल डे हाई पे, नवीन फ्लोरिन डे हाई पर, दीपक फर्टिलाइजर्स में स्विंग आ रहा है। तो केमिकल्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, तो कमोडिटीज़ में, मेटल्स में और केमिकल्स में स्ट्रॉन्ग स्विंग। नीरज जी के पास चलते हैं, अब ये तेज़ी उनको हस्तांतरित कर देते हैं। नीरज जी, 22,702 पर आपको ये तेज़ी दे रहे हैं, क्लोजिंग में कहाँ देंगे, मन कहाँ पर है? 23,000 सोचो तो बड़ा सोचो यार। अब राउंड फिगर में 50 पॉइंट के बारे में, हाँ, सही राउंड फिगर 23,000 फिर 23,500 इस तरह सोचो आप। लेकिन खैर सही बात है, मेटल की रैली जो है ना बहुत सॉलिड तेजी है और चाइना फैक्टर है। केमिकल की स्टोरी बहुत दमदार नहीं है वीरू, वो फंडामेंटल बैक्ड नहीं है। एक आध किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्राइस रिजिंग होता है तो चलने लगता है, उसमें बहुत दम नहीं लग रही। पर फंडामेंटल स्टोरी मेटल्स में है और ख़ास तौर पे स्टील छोड़ के बाकी सारे मेटल्स में बहुत बड़ी तेज़ी। वेदांता देखिए आप 6, 6.5, 7% ऊपर है आज, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है। आपको याद होगा 14 फरवरी के दिन हिंडाल्को में खबर आई थी कि नोवेलिस का कैपेक्स बहुत बढ़ गया तो स्टॉक 100 रुपये करेक्ट हुआ था, पूरा करेक्ट हो गया, अभी 2 महीने हुए नहीं। ये है मेटल की और बड़े स्टॉक्स की जबरदस्त तेजी। आपकी नज़र कहाँ पे थी आज? मेटल्स ही नीरज जी, उसके अलावा कुछ एक्शन ज़्यादा मार्केट में दिख नहीं रहा है। मेटल्स है और देख रहे हैं बैंकों में कितनी, और ये HDFC कुछ हिलता है कि नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा साइड लाइन्स पर है, कई दिन चल चुका है। हाँ। एक और स्टॉक लोगों को ध्यान रखना चाहिए, एवेन्यू सुपरमार्ट। कितनी आलोचना करते थे वीरू उसकी, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। उसके बाद रोज़ अपडेट दिया कि रोज़ मैं एक स्टोर खोलूँगा, रोज़ एक स्टोर खोलूँगा, और स्टॉक 4800 पे आ गया। तो ये देखिए आप, कितनी बड़ी रैली इसमें बनी है, 25% 3 महीने में। तो ऐसे ही बड़े दिलचस्प स्टॉक्स पर अगर आपकी पोजीशन है और आपको क्या करना ये आप जानना चाहते हैं तो फिर सिर्फ हेडलाइन तक का इंतजार करें, उसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में।